Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, देखो ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ हिंदी की नहीं, मैंने संस्कृत की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चला रखी है, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज चला रखी है और इसके अलावा आपके जो आरबीएससी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वहाँ से प्रश्न लेकर आता हूँ। मेगा टेस्ट बिल्कुल आपको रेगुलर यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे और साथ ही साथियों जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं वो भी मैं लाता रहता हूँ। तो बिल्कुल एक बार लगातार 8 दिन तक इस चैनल से जुड़कर देखिएगा, आपके जो परिणाम हैं उसमें कितना अंतर आता है साथियों। आपकी जो तैयारी करने का जो तरीका है, प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है, उसमें कितना बदलाव आता है। सिर्फ 8 दिन यहाँ से आप एक बार जुड़कर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हिंदी का पेपर नंबर 59 हल करेंगे, मतलब 58 पेपर हम हल कर चुके हैं हिंदी के। ये तो अभी अभी के हैं, लास्ट के 2-3 महीनों के। इसके पहले तो हम और भी बहुत कुछ हल कर चुके थे। देखिए, दोनों लेवल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी। कल जो मेगा टेस्ट लिया था, मेगा टेस्ट नंबर 1 था साथियों, वो नहीं देखा है तो उस मेगा टेस्ट को तो अवश्य ही देखिएगा साथियों, क्योंकि संपूर्ण मूल्यांकन आपका उस टेस्ट से हो जाएगा। 1 घंटे 50 मिनट का वो टेस्ट है जिसको आप स्पीड बढ़ा करके 1-1.25 घंटे से भी कम टाइम में पूरे टेस्ट को हल कर सकते हो साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपका प्रश्न संख्या 1 है, बाल बच्चों को भूखा मरना पड़ता है, रेखांकित शब्द का समास विग्रह होगा। बाल और बच्चों, बालक और बच्चों, बाल या बच्चों और बच्चों आदि। तो साथियों, बाल बच्चों का नाम सभी ने सुन रखा होगा। रेखांकित शब्द कौन सा है भाई? बाल बच्चों है। तो बाल बच्चों, बाल और बच्चों तो दोनों एक ही चीज़ है साथियों। बालक और बच्चों ये भी एक ही है। बाल या बच्चों, इसका द्वंद्व समास का तो उदाहरण है, लेकिन साथियों इसमें जो द्वंद्व समास है उसमें या और शब्द नहीं लगेगा बल्कि आदि शब्द लगेगा, बच्चों आदि या बाल बच्चों आदि। तो साथियों यहाँ आपका जो 4th विकल्प है प्रश्न संख्या 1 में, वो ही सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 2 को देखेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। अगर इस तथ्य के संबंध में जानकारी नहीं है, इस दूसरे क्वेश्चन के संबंध में, तो नया सीख करके जाना साथियों। अनुस्वार का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में हुआ है? आँख, भैंस, गंगा और भेंट। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर आपको देना है। अनुस्वार का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, किस विकल्प में हुआ है? तो देखो, ये जो आँख शब्द है इसमें ऊपर लग रहा है चंद्र बिंदु। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये अनुस्वार नहीं, ये क्या है? चंद्र बिंदु है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको क्या देखना है? अनुस्वार। अब भैंस, गंगा और भेंट, ये 3 विकल्प है आपके पास। तो जो भैंस शब्द है इसमें जो आपको लग रहा है ना कि ये टिपकी लग रही है, ये कोई अनुस्वार नहीं है, क्योंकि भैंस में ऊपर जो मात्रा चढ़ रही है, अगर किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे मात्रा चढ़ती है ना साथियों, और वहाँ पर जो अनुस्वार की जैसे बिंदी लगाई जाती है तो वो अनुस्वार नहीं होता है, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं। इसलिए भेंट और भैंस, इन दोनों शब्द में भी आपके चंद्र बिंदु है, न कि अनुस्वार। यहाँ पर गंगा जो शब्द है इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आपका विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? नत का औनत, अनुराग का विराग, आदित्य का उपत्यका और खल का सज्जन। तो साथियों, विलोम की दृष्टि से आपको अशुद्ध युग्म का चयन करना है। अशुद्ध है तो सबसे पहले देखो, आदित्य का उपत्यका, आदित्य का उपत्यका दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है। एक तो यहाँ पे आपके पर्वत के ऊपर की भूमि और एक पर्वत के नीचे की भूमि, तो ये दोनों विलोम शब्द है। खल, खल का मतलब यहाँ पर दुर्जन से लिया जाता है, मतलब बुरे व्यक्ति से लिया जाता है, और सज्जन का मतलब अच्छे व्यक्ति से लिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल विलोम है। अनुराग का विराग ही होता है साथियों। अनुराग का मतलब एक तरह से प्रेम करना, विराग मतलब वहाँ से दूर, प्रेम नहीं करना एक तरह से, ठीक है। विराग मतलब एक तरह से मोह खत्म हो जाना, ये भी बिल्कुल शुद्ध विलोम है। लेकिन नत और अवनत साथियों, नत का अवनत नहीं होता है, नत और अवनत तो एक ही चीज़ है, ये दोनों तो एक दूसरे के पर्याय है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। किसी तथ्य या वस्तु को गलत समझ लेना वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा। संदेह, संशय,
भ्रांति और अज्ञान, चारों एक जैसे विकल्प है यहाँ पर, लेकिन आपको सिर्फ एक ही विकल्प को सही करना है। देखो, कोई भी तथ्य या वस्तु है, यदि आप उसको गलत समझ लेते हो तो उस पर संदेह थोड़ी होता है, ना ही संशय होता है, उसको कहा जाता है भ्रांति। क्या होता है साथियों? उसको भ्रांति कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपका सही है। अज्ञान मतलब जिसकी जानकारी नहीं हो। अब आप उस चीज़ को गलत समझ रहे हो किसी तथ्य को, तो आपके माइंड में क्या है? एक तरह से भ्रांति चल रही है उस चीज़ के प्रति। संदेह है और संशय दोनों अलग चीज़ें होती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, उस विकल्प का चयन करना है। प्रहार, कहार, संहार और विहार। देखो, चारों में लग रहा है कि भाई यार उपसर्ग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो कहार शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। कहार एक जाति विशेष होती है, ठीक है, जिसको कार भी कहा जाता है शॉर्ट में। अब ये जाति विशेष है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी प्रहार में प्रह उपसर्ग लगा हुआ है, प्र प्लस हार। संहार में साथियों सम उपसर्ग लगा हुआ है और हार मूल शब्द है। और विहार में वि उपसर्ग लगा हुआ है और हार मूल शब्द है। तो यहाँ आपका जो सेकंड विकल्प है इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यही आपका प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? नाई, मालिन, वसुदेव और सुंदर। तो साथियों देखिए, सुंदर एक मूल शब्द है जिसका अर्थ आप सभी को पता है। सुंदर एक विशेषण के अंतर्गत आता है व्याकरण में। वसुदेव अगर शब्द होता है वासुदेव, वासुदेव, तो इसमें अप्रत्यय जुड़ा होता है, लेकिन साथियों वसुदेव में अप्रत्यय लगाने पर वासुदेव बनता है। वसुदेव में कोई प्रत्यय नहीं है। नाई, नाई में भी कोई प्रत्यय नहीं है, ये भी एक जाति विशेष शब्द है। ये विकल्प तो आप इसके पहले वाले जो प्रश्न है उससे भी हल कर सकते थे, लेकिन जो मालिन शब्द है साथियों, ये मालिन शब्द इन प्रत्यय के योग से बना हुआ है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन है, परमाण वस्त्र शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि और विसर्ग संधि। तो ये जो परमाण वस्त्र शब्द है इसमें आपको संधि बतानी है मित्रों, कौन सी संधि है? तो देखो, परमाण वस्त्र का संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद होगा परमाणु प्लस अस्त्र। परमाणु प्लस अस्त्र बराबर शब्द क्या बनेगा? परमाण वस्त्र। देखो, ऊ के बाद में असमान स्वर ई ऊ और री के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो वहाँ होती है यण संधि। थर्ड विकल्प आपके सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। देशाटन शब्द में समास है अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो देखो, पहले समास की पहचान के लिए समास का विग्रह करके देखो। समास का विग्रह करने पर ही ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भाई इसमें कौन सा समास है। तो अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? अधिकरण में पे और पर, संबंध का के और की, अपादान के लिए अपादान से अलग होना और संप्रदान के लिए। तो इस प्रकार से इनके ये कारक चिन्ह होते हैं। तो देखो, देशाटन, देश के लिए अटन होता है क्या? नहीं। अटन का मतलब होता है घूमना साथियों। देशाटन का समास विग्रह होगा देश में अटन। अटन मतलब देश में घूमना ही देशाटन, भ्रमण एक तरह से देशाटन कहलाता है। तो साथियों अधिकरण तत्पुरुष होगा। अगर आप कह रहे हो देश का अटन, तो साथियों देश का अटन नहीं होता है, देश में अटन होता है। आप संबंध में नहीं है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष ही सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो आपके 9वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है, जो प्राणों को दुख देने वाला हो के लिए एकल शब्द होगा प्राणहंतक, प्राणहंता, मर्मांतक और प्राणघातक। तो साथियों जो प्राणों के लिए घातक हो उसको प्राणघातक कहते हैं। प्राणहंता प्राणों को हरने वाला मतलब प्राणों को लेने वाला प्राणहंता कहलाता है। प्राणांतक, तो साथियों एक तो मर्मांतक बचा और एक प्राणांतक बचा। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर है वो है मर्मांतक।
मर्मांतक का मतलब देखो जो सबसे अलग लग रहा था ना यहाँ पे, वही सही आंसर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो प्राणों को दुख दे उसको मर्मांतक, जो अत्यंत हमें दुख देता है उसको मर्मांतक कहते हैं। प्राणांतक साथियों क्या होता है, जो प्राणों का अंत करे वो होता है प्राणांतक। यहाँ पर मर्मांतक शब्द सही है, प्रश्न संख्या 9 में थर्ड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका बहुवचन नहीं बनेगा। पाठक, मई खाना, जाएगा और वर्षा। तो बताइए किसका बहुवचन इनमें से नहीं बनेगा। तो चलिए बना के देख लेते हैं। पाठक, पाठक मतलब एक पाठ को, तो इसका बहुवचन बन रहा है। मई खाना, मई खानो, बिल्कुल बहुवचन बन रहा है। जाएगा, जाएंगे, बहुवचन बन रहा है। लेकिन वर्षा, जैसे वर्षा किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर वर्षा मतलब जो पानी गिरता है उसकी बात की जा रही है। तो वर्षा हो रही है, इसका बहुवचन बनाओगे क्या कि वर्षाएं हो रही है, ऐसा नहीं होता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया था और वह खाना खा रहा था। तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल वाला जो विकल्प है उसका चयन करना है। तो चलिए देखते हैं कि एक विकल्प को। वह खाना खा रहा था मतलब खा रहा था पहले की बात, लेकिन अपने को क्या पता अब भी खा रहा हो। क्रिया यहाँ पर भूतकाल में पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए ये तो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। उसने खाना खाया था, खा लिया था मतलब पहले की बात है, तो ये है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। उसने खाना खाया है, अभी अभी का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल निकटता का बोध करता है। और उसने खाना खाया, कब खाया, अभी, पहले, ये पता नहीं है। तो जिसमें ये पता नहीं चले कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है या बहुत पहले, उसमें होता है सामान्य भूतकाल। प्रथम विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। इनमें से कौन सा सरल वाक्य नहीं है। चारों ही वाक्य आज आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, उस समय में पुस्तक पढ़ रहा था, विमला पेड़ गिनती रही और माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है। तो साथियों कौन सा इनमें से सरल वाक्य नहीं है। रचना की दृष्टि से जो सरल या साधारण वाक्य होता है, यहाँ पर 3 विकल्प तो सरल या साधारण वाक्य के हैं, लेकिन एक वाक्य ऐसा है जो या तो मिश्र का होगा या संयुक्त का होगा। तो विमला पेड़ गिनती रही, इसमें यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, सरल वाक्य है। दूसरा और पहला विकल्प भी सरल वाक्य का ही उदाहरण है, लेकिन माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है, यहाँ 2 अलग अलग वाक्य जुड़ रहे हैं, अतः ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न 12 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। आपके 13वां क्वेश्चन इसमें आता है। अशुद्ध शब्द वर्तनी का चयन कीजिए। अभ्यारण्य, तदनुकूल, सहिष्णु और नार्योचित। देखो इनमें से जो तीन विकल्प है वो तो शुद्ध है, लेकिन इनमें से जो कोई सा भी एक विकल्प है जो आपको अशुद्ध मिलेगा और उसी का चुनाव आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। नार्योचित शब्द बना है नारी प्लस उचित से, नारी प्लस उचित से यन संधि का शब्द है साथियों यहाँ पर ये, और ये बिल्कुल शुद्ध है, इसको इसी प्रकार लिखा जाता है। सहिष्णु को इसी प्रकार लिखा जाता है तदानुकूल, तत् प्लस अनुकूल। अब यहाँ पर इसका जो अशुद्ध रूप होता है वो होता है तदानुकूल। तदानुकूल एक अशुद्ध शब्द है और तदनुकूल एक शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर चौथा, तीसरा, दूसरा तो शब्द जो है वो शुद्ध है, लेकिन अभ्यारण्य नहीं होता है। अभय प्लस अरण्य बराबर शब्द बनता है साथियों अभयारण्य। क्या बनता है? अभयारण्य। तो साथियों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। अभ्यारण्य शब्द अशुद्ध होता है, याद रखना हमेशा। नॉर्मली हम अभ्यारण्य पढ़ते हैं लेकिन वो अशुद्ध शब्द है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। मातृभाषा का शिक्षण होना चाहिए औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, इनमें से कोई नहीं, यह व्याकरण की कक्षा में। तो देखो मातृभाषा का शिक्षण हम बच्चों को करा रहे हैं। मातृभाषा का मतलब होता है जिस भाषा को बालक बोलता है, जिस भाषा को बालक समझता है, वो होती है उसकी बोलचाल की भाषा या मातृभाषा। परिवार में भी उसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका शिक्षण यदि कराओगे तो व्याकरण की कक्षा में तो आप कराओगे नहीं, कोई नहीं भी, चलो हम हटा देते हैं,
तो या तो औपचारिक रूप से होगा या अनौपचारिक। तो साथियों औपचारिक का मतलब होता है बिल्कुल नियमित समय पर, नियमित स्थान पर, एक निश्चित तरीके से जो शिक्षण है वो होता है औपचारिक। और अनौपचारिक मतलब कहीं पर भी। तो साथियों मातृभाषा बालक कहाँ कहाँ सीखता है? कक्षा में सीखता है, कक्षा के बाहर सीखता है, घर में सीखता है, घर के बाहर सीखता है, खेल में सीखता है, कई सारी चीज़ों में। अर्थात मातृभाषा का शिक्षण कैसे होना चाहिए? अनौपचारिक होना चाहिए। सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। आपके 15वां क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चित्र प्रदर्शन द्वारा, संभावी कविता द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और कवि परिचय द्वारा। तो कविता शिक्षण अर्थात यहाँ पर पद्य शिक्षण की बात की जा रही है। देखो जो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है जिसको हम साथियों क्या कहते हैं? प्रस्तावना प्रश्न। किस नाम से जाना जाता है इनको? प्रस्तावना प्रश्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। जिसमें क्या करते हैं सभी को पता होगा कि जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ से छात्रों को जोड़ने के लिए। देखो जो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है कविता शिक्षण में वो समभावी कविता द्वारा यदि आप करते हो तो वो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। क्योंकि समभावी कविता का मतलब होता है समान भावों वाली कविता। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक सपोज कीजिए कि आप सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई कविता बच्चों को पढ़ाने वाले हो, तो आप यदि भगत सिंह से संबंधित कविता से आप प्रस्तावना करते हो तो बिल्कुल दोनों एक जैसी कविता है। और इस प्रकार से आप जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, तो साथियों दोनों के लगभग जो वीर गुण है वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये संभावी कविता द्वारा बहुत ही अच्छा मैटर हो सकता है बच्चों को समझाने के लिए। तो सेकंड विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। 16वां क्वेश्चन, वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने का कार्य किस विधि में किया जाता है? मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि और जेकार्ट विधि। तो देखो मॉन्टेसरी विधि में तो क्या करते हैं बच्चों को लेखन करना सिखाया जाता है। रूपरेखा अनुकरण विधि में भी बच्चों को लेखन करना ही सिखाया जाएगा साथियों। पेस्टोलॉजी विधि में भी बच्चों को लेखन करना ही सिखाया जाएगा। लेकिन जो छात्र गलती कर रहे हैं उनको दूर करने का, सुधारने का कार्य जेकार्ट विधि में किया जाता है। ये भी एक लेखन शिक्षण की विधि है, लेकिन इसमें स्वयं बालक उस चीज़ का सुधार करता है। छात्र उसको चेक करते हैं, गोले लगाते हैं कि ये शब्द आपने गलत लिखा है, छात्र उसका स्वयं कॉपी में सुधार करता है। इसको जेकार्ट विधि या स्वयं संशोधन विधि भी कहते हैं मित्रों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए 17वां क्वेश्चन, सभी जो भावी टीचर है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपका स्कोर कितना रहा इस टेस्ट में और टेस्ट आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताएं साथियों। रायबर्न के अनुसार किस कक्षा से बालक को व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए? कक्षा 6 से, कक्षा 5 से, कक्षा 9 से, कक्षा 3 से। इसके बाद में सुबह आपके 8 बजे शिक्षण विधियों का भी टेस्ट आ रहा है, उसको ज़रूर अटेंड करना। और शाम को वापस या तो आपके शाम को वापस गणित की और जो अधिगम के जो प्रतिफल है उससे संबंधित क्लास 2 क्लासेस शाम को आपके आ सकती है। एक कंपलसरी, एक तो आना ही आना है साथियों। तो यहाँ पर जो शाम को 5 बजे क्लास आएगी उसको भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ जो सही आंसर है रायबर्न ने बताया है कि बच्चों को जो व्याकरण की शिक्षा है वो कक्षा 6 से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 5 तक तो बालक अच्छे तरह से पढ़ना लिखना सीखता है और 6ठी से उसको व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ऐसा रायबर्न का मानना था। विकल्प नंबर 1 सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है शारीरिक विकास में, लिखने की गति में, नेत्रों की गति में और सुनने की गति में। मौन वाचन का सीधा सा मतलब होता है मन ही मन बिना होठ हिलाए जब आप पढ़ाई करते हो उसको मौन पठन कहा जाता है। मौन वाचन के नाम से भी इसको जानते हैं साथियों। अब मन ही मन पढ़ाई कर रहे हो तो शारीरिक विकास होगा क्या उससे? नहीं। लिखने की गति कहाँ से आएगी जब मन ही मन में आप पढ़ रहे हो? तो नहीं आएगी। लेकिन साथियों मन ही मन में पढ़ते हैं तो आंखें बंद करके तो नहीं पढ़ते हैं ना,
आंखों को इधर उधर घुमाते हैं तो साथियों नेत्रों की गति में वृद्धि लाई जा सकती है। यही विकल्प आपका सही है 18वें क्वेश्चन में। बाकी इसमें सुनने की जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपका थर्ड विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 20 ही प्रश्न लेकर आया हूँ साथियों आज हिंदी के इस टेस्ट में, लगभग नहीं तो जो 30 ही लेकर के आता हूँ हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण में। तो हस्तकौशलों का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग करते हैं मौखिक परीक्षा का, लिखित परीक्षा का, रचनात्मक परीक्षा का या उपयुक्त सभी का। देखो हस्तकौशल समझना, थोड़ा सा ध्यान यही चाहूँगा सभी का। हस्तकौशल का मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए कि कोई यूँ कहते हैं ना, अरे उसमें तो यार कला है कला, तो आप लिख कर के और बोल कर के आप उसकी कला नहीं देख सकते जब तक वो उस कार्य को नहीं करेगा। साथियों रचनात्मक परीक्षा द्वारा ही आप हस्तकौशलों का मूल्यांकन कर सकते हो, मौखिक या लिखित परीक्षा द्वारा नहीं कर सकते हो। आपका थर्ड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। तो कहा था मैंने कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अभी भी नहीं किया है तो यार करके जाइएगा, और साथ में चैनल पर नए हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे वीडियो आप तक पहुंचते हैं और निश्चित रूप से आपको ये तैयारी में ज़रूर मदद दिलाएंगे साथियों। तो आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण सहायक उपकरण चुनने का आधार है प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव और आयु विकास। तो देखो साइकोलॉजी में, जब साइकोलॉजी के अनुसार जब हम मानते हैं कि शिक्षण सहायक उपकरण जो हम चुनते हैं, तो साथियों भले ही वो कितने ही उपयोगी हो, कितने ही अनुभव हो, कितना ही अच्छा प्रदर्शन करो, यदि उनका आप आयु विकास का ध्यान नहीं रखते हो, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 के बच्चे को आप कोई बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें बता रहे हो, तो क्या उसके समझ में आएगा? नहीं आएगा साथियों। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझा रहे हो आप शिक्षण सहायक सामग्री से, तो फिर उनको मन लगेगा उनमें, करे यार ये क्या पगला गया क्या हमारा मास्टर। तो साथियों इस प्रकार से उन आयु विकास के अनुसार ही हमें शिक्षण सहायक उपकरण चुनने चाहिए। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 20वें क्वेश्चन में। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ। सुबह 8 बजे वाले वीडियो में मिलते हैं और फिर शाम को 5 बजे वाले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं साथियों। तो मिलते हैं 8 बजे।